नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर और रिएक्शंस तीन पार्ट होते हैं ब्लॉक में। तो कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जिसको हम लोगों ने यूनिट 3 बोला है। तो यूनिट 3 का आज अपना तीसरा लेक्चर है। ये हम लोगों ने यूनिट 3 में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एसिड्स, बेसेज, स्ट्रेंथ और उसके एनहाइड्राइड्स पर हमने बातें स्टार्ट करी थी। यूनिट 1 तो सिंपली, यूनिट 3 का जो पहला लेक्चर था उसमें सिंपली आपको अगर ध्यान हो तो हमने बस यही क्लासिफाई किया था कि एसिड्स और बेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कोई XOH कैसे एसिड होगा, वही XOH कैसे बेस होगा, ये चीजें भी थी। यूनिट 2 में हमने बेस और बेसिक के एनहाइड्राइड्स पर बातें करी और हमने बेस के स्ट्रेंथ पर बातें की थी क्लास 2 लेक्चर 2 में। और लेक्चर 3 आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2 में। उसके बाद हम लोगों ने एसिड पे भी काम किया था, एसिड्स और एसिड के एनहाइड्राइड्स। स्ट्रेंथ पर बातें नहीं हुई थी, एनहाइड्राइड्स पर। आप यहाँ वहां याद करें, जो पिछला लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर हम लोगों का था, उसमें हम लोगों ने पहले किया था एसिड पर जब काम हम लोगों ने किया, पहले किया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट CuNO, N2, H2 OF2, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। फिर हम लोगों ने किया कि जो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है ये न्यूट्रल है, मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एसिड बेस से रिएक्शन नहीं कर सकता। किसी एसिड बेस से कोई और रेडॉक्स रिएक्शन या कोई दूसरे काइंड का रिएक्शन कर सकता, लेकिन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका नहीं होगा। फिर हम लोगों ने नॉन मेटल के ऑक्साइड पर वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस करवा के एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा कि एक मैकेनिज्म के थ्रू वो एसिड में कन्वर्ट होता है। नहीं तो हम लोग इस तरह से इसको एसिड एनहाइड्राइड और उसको एसिड बोलते हैं, और मैकेनिज्म बहुत तरह के होते हैं। हम लोगों ने एक दो एग्जांपल करके भी हम आपको SO3 का हमने आपको दिखाया भी था। हमने बोला भी था कि ये इतना आसान नहीं है कि मैकेनिज्म से डील कर लो। तो एक हमने इसका दो ऑप्शनल मेथड हमने आपके पास रखा। एक ऑप्शनल मेथड था कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट से तुरंत रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि SO3 में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +6 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा वो। या दूसरा मेथड था कि एक देसी मेथड हम लोगों ने इजाद किया था, SO3 + H2O, H2SO4 इस तरह से जोड़ करके। उसमें हम लोग करते जा रहे थे लगातार बहुत सारे एग्जांपल्स के। दो जगह पर हम लोगों ने बातों को याद रखा था, एक SiO2 पर एक मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल वाटर, शायद याद हो। और सेकंड जो पॉइंट था SiO2 के बाद वो था P2O5 पर, P2O5 पर 3 मॉलिक्यूल वाटर और वहां से H3PO4 बना था। SiO2 पर 2 मोल वाटर और P2O5 पर 3 मोल वाटर, याद होगा आपको। ये दो चीजें हम लोगों ने एक्स्ट्रा करी थी। उसके बाद एनहाइड्राइड से खूब सारा एसिड का एग्जांपल किया। फिर ठीक उल्टा एसिड से भी एनहाइड्राइड किया, हाइड्रोलिसिस का उल्टा डिहाइड्रेशन। हम लोगों ने वहां पर यह किया था डिहाइड्रेशन में कि वाटर ऐड करना तो आसान है बट वाटर निकालना मुश्किल है। नहीं, निकालने के लिए डिहाइड्रेशन में ड्राइंग एजेंट चाहिए कुछ, और ड्राइंग एजेंट के का यूज करके हम लोग वाटर को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। ड्राइंग एजेंट कॉन्केस्टोसो4, ड्राइंग एजेंट P2O5, ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड, ड्राइंग एजेंट Al2O3, ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड, ये सब ड्राइंग एजेंट था। हमने आपको बोला था कि ज्यादा प्रचलन में कॉन्केस्टोसो4 है, बट अगर इफेक्टिविटी पर बात करें आप तो कॉन्केस्टोसो4 से बेटर ड्राइंग एजेंट है P2O5। हम लोगों ने ये भी आपको हमने ये भी डिस्कस किया था और उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल फिर करे थे। अब एसिड से वाटर निकालते निकालते बहुत सारे एग्जांपल हुआ, यहां पे पिछला लेक्चर टर्मिनेट हुआ। आज हम लोग वहां से उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है अच्छे से आप सीखेंगे, बढ़िया से दिल लगा के आप पढ़ें बढ़िया से, क्योंकि ये क्वेश्चन एसिड का एक क्वेश्चन तो अक्सर जेईई मेन और नीट में देखने को मिल जाता है। एडवांस्ड में तो कम ये सब टॉपिक से आता है, एडवांस्ड में आगे के यूनिट से आते हैं। जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7 यूनिट हम लोगों ने 10 चैप्टर को 7 यूनिट में बांधा है। इसमें यूनिट 1, 2, 3 से मेजर मेन और नीट में क्वेश्चन आता 1, 2, 3 से, जबकि यूनिट 4, 5, 6, 7 से मेजर एडवांस्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उधर से मेन और नीट में नहीं आएगा, बट मेन और नीट में 1, 2, 3 से ज्यादा आते हैं, लेकिन ये 1, 2, 3 से उधर नहीं आता। किधर? एडवांस्ड में थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, चलिए आइए। आपने देखा दोस्त कि आप HNO3 से वाटर निकाल रहे हैं, तो H2 के लिए 2 लगाया तो आपका N2O5 आया, और आप HNO2 से
भी वाटर निकाल लें नाइट्रस एसिड से, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां भी 2 लगाना पड़ेगा तो N2O3 आया, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस। ऐसा काम करो, 1 मोल नाइट्रिक और 1 मोल नाइट्रस, ठीक है, क्या क्या लिया बेटा, 1 मोल लैक्टिक एसिड और 1 मोल नाइट्रस एसिड, ठीक है। इन दोनों से मिला के अब वाटर निकालते हैं। ना तो 2 मोल नाइट्रिक है, जैसे पहले हम लोगों ने किया, 2 मोल या तो नाइट्रिक लिया या 2 मोल नाइट्रस लिया, अब दोनों 1-1 मोल हम लोग मिला करके तब हम लोग वाटर निकालते हैं, ठीक है। तो जरा सोचें, दिमाग लगाए वहां पे, H2 गायब, बचा N2O5 में एक O निकल गया, N2O4, N2O4, अच्छे से देखिए, आप N2O4 को 2NO2 आपने लिखा, ये चूंकि 2 एसिड का एनहाइड्राइड है तो इसको हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलेंगे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। आप ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, थोड़ा आईआईटी में आ सकता है, ये पी ब्लॉक 12th का एरिया है, चूंकि नाइट्रोजन फैमिली। 5 और 3 यहां देखें, 4, मतलब ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, पढ़ा होगा आपने, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मतलब अगर आप 2 मोल HNO3 से निकालते तो आपका N2O5 बनता, 2 मोल HNO2 से अगर आप निकालते तो N2O3 बनता, बट 1 मोल HNO3 और 1 मोल HNO2 से अगर आप यही काम कर रहे हैं तो NO2 हो रहा है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख ले, इसको आप इस तरीके से भी पलट के बोल सकते हैं ऑल्सो, देखो क्या, NO2 का अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो पहले जो आपका देहाती मेथड था, देसी मेथड, आप क्या बना देते, H2NO3 नहीं बना देते रे, H2NO3, बेटा ये गलत था, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4, इस नाम का कोई एसिड होता ही नहीं है, या तो नाइट्रिक या नाइट्रस, तो एक्चुअली ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो 4 में नहीं बनेगा, ये 2 तरीके का एसिड आएगा, नहीं हुआ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। मेरी बातों को बहुत अच्छे से सीखेंगे आप, क्योंकि यहीं पे लोग गड़बड़ाते हैं, अच्छे से देखें। मैंने बोला, ध्यान से देखोगे, मैंने बोला कि आप NO2 का अगर करेंगे तो NO2 प्लस वाटर, HNO2 प्लस HNO3 हुआ, क्योंकि इसी का उल्टा है वो। लेकिन आपको ये याद कैसे रहेगा, ये भी तो मुद्दा है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट किए हुए कि आपको कोई एनहाइड्राइड मिले और एसिड बनाना है तो सीधे सीधे वाटर ऐड कर देते हैं, तो यहां पर तो आप यही बना देंगे तो गलती तो हो जाएगी। तो आपको मिक्स्ड एनहाइड्राइड का 3 एग्जाम्पल याद रखना, हालांकि 2 ही आपके सिलेबस में है, फिर भी मैं बोल देता हूं प्रिकॉशनरी, 3 एग्जाम्पल्स मिक्स्ड एनहाइड्राइड का याद रखिए, जहां पर आपको 2 तरीके के एसिड बनाने होंगे, ध्यान से। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपने NaOH से, ध्यान से, NaOH से जैसे N2O5 का रिएक्शन कराया, एक्वस, ये बेस और ये एसिड तो नहीं लेकिन एसिडिक है, वाटर में जाके N2O5 क्या बना लेगा रे, +5 वाला एसिड HNO3, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेस एसिड सॉल्ट NaNO3 प्लस वाटर। देखना अच्छे से, अगर आप NaOH प्लस N2O5 ना लेके बेटा N2O3 दे, समझ रहे हो ना, तो फिर देखो ये बेस, ये एसिडिक हो गया, और इसको वाटर में डाल के कौन एसिड बनाओगे, नाइट्रोजन +3 में कौन सा बनाएगा, HNO2 बनाया, तो आपका सॉल्ट क्या बना, NaNO3 क्या NaNO2, तो NaNO2 प्लस वाटर बना लिया, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें कि NaOH प्लस
ना N2O5 दे ना N2O3 दे, NO2 दे। तो NO2 तो बेटा मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो आपको सोचना पड़ेगा ये वाटर में जाके कौन सा एसिड देगा। तो H2NO3 मत बना देना, अभी अभी आपने पढ़ा ये दो तरीके का बनाएगा, HNO2 और HNO3। तो यहां से जो सॉल्ट भी बनेगा वो दो तरीके का बनेगा, एक बनेगा NaNO3 और एक बनेगा NaNO2 और प्लस वाटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लिस्ट करते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड का। लिस्टिंग ध्यान से देखो, एक NO2, एक ClO2, एक ClO3 और भी हैं, ये तीन आप याद रखें, NO2, ClO2, ClO3। अब इन तीनों के केस में दो तरीके का एसिड बनेगा, मतलब ये दो तरीके के एसिड से वाटर निकाल के बना। देखो NO2 से क्या सब बनेगा, आपने अभी पढ़ा HNO2 प्लस HNO3, देखो कितने आसानी से याद होगा। NO2 HNO2 प्लस HNO3, ClO2 HClO2 प्लस HClO3, पैटर्न को पकड़े, ClO2 HClO2 प्लस HClO3, तो ClO3 HClO3 प्लस HClO4, देखो कितनी आसानी से याद हो जाएगा। पहले तो तीन एनहाइड्राइड है मिक्स्ड में, कौन कौन, NO2 ClO2 ClO3। NO2 का क्या क्या बनेगा, NO2 का बनेगा HNO2 HNO3, ClO2 का क्या सब बनेगा HClO2 HClO3, और ClO3 का क्या सब बनेगा HClO3 HClO4। देख रहे हो, एक वही वाला एक बढ़ा के, एक वही वाला एक बढ़ा के, एक वही वाला एक बढ़ा के। ठीक है, अब क्लियर हुआ हो गया। सब में ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लो, जैसे ClO2 में 4 है तो एक इससे लोअर होगा, एक इससे हाइयर होगा, नहीं जैसे यहां पे 6 है तो एक इससे लोअर होगा 5, एक इससे हाइयर होगा 7। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो तीन मिक्स्ड एनहाइड्राइड, कौन कौन, एक NO2, एक ClO2 और एक ClO3। इन तीनों के केस में जब आप इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो दो तरीके का एसिड बनेगा। बाकी एनहाइड्राइड में वाटर जोड़ते जाए और वीरेंद्र सहवाग की तरह ठोकते जाए। NO2 से क्या सब बनेगा HNO2 HNO3, ClO2 से क्या सब बनेगा HClO2 HClO3, और ClO3 से क्या सब बनेगा HClO3 HClO4। तो उम्मीद है अब आपका एसिड से एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड से एसिड का कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और बताएं मेरे को, जो जहां पर जिस तरीके से आप ऐप पर या जहां भी हैं आपको समझ में आया अच्छे से या नहीं, और स्क्रीनशॉट लें। अगले पेज में अब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं जल्दी। आइए अब हम लोग जैसे यहां पर एक एग्जांपल और ले ले, कुछ लोगों के जो भी डाउट है उससे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं NaOH का रिएक्शन ठीक से देखो Cl2O3 से करूं तो Cl2O3 पहले देखो किस एसिड का एनहाइड्राइड है, आराम से बेटा H2Cl2O4, H2Cl2O4, तो 2 मोल्स ऑफ HClO2 आया ना रे, क्लोरीन प्लस 3 वाला, तो क्या बन जाएगा यहां से NaClO2 प्लस वाटर। क्लियर है। अगर NaOH का रिएक्शन मैं Cl2O5 से करवा दूं तो Cl2O5 प्लस 5 में है, वाटर जोड़े हुए, तो कौन सा एसिड तैयार होगा, किस एसिड का एनहाइड्राइड है ये HClO3 का प्लस 5 में होगा ना बेटा H2Cl2O6, तो क्या बन जाएगा NaClO3 प्लस वाटर। लेकिन अब अगर आप NaOH का रिएक्शन Cl2 से कराना होगा तो आप जल्दबाजी में प्रोडक्ट एसिड इसका जोड़ के वाटर जल्दबाजी में H2Cl2 नहीं बना देंगे। हमने आपको बोला, आपको याद रखना होगा कि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तीन मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, और वो आपको याद रखना होगा कि ये तीन कौन कौन मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। कौन कौन है तीन, एक बार फिर से दिमाग पर जोर डालो। एक था NO2, दूसरा था ClO2 और तीसरा था ClO3।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर NaOH प्लस ClO3 का रिएक्शन कराओगे तो ClO3 भी हमने दोस्त क्या बताया अभी, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। तो जब ये वाटर में जाएगा तो दो तरीके का एसिड बनाएगा, एक HClO3 और एक HClO4। तो सॉल्ट भी बेटा दो तरीके का आएगा, एक NaClO3 और दूसरा NaClO4। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो, अब उम्मीद है हर किसी के मन में जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट कुछ आ रहा होगा, रेज हो रहा होगा, वो क्लियर हो गया होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए? आ जाइए, अब मैं बात करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ पर, लेकिन ऑक्सी एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड्स अच्छे से आ जाए। हमने आपको बताया था ये XOH की एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा होती है जब OH का EN डिफरेंस एक्सो बॉन्ड से ज्यादा होगा। तो X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए थी, याद करो, तब तो EN डिफरेंस कम। तो राइट एंड अप। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो अच्छे से देखना। तो अब चलो एग्जांपल ले लो, जैसे HOCl, HOBr, HOI। तो सर तीनों ऑक्सी एसिड है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। देखते जाओ अच्छे से। अगर मैं लू HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +1, +3, +5, +7 होगा ना बेटा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये सब जेईई मेन और नीट वगैरह में आता है, सिंपल एग्जांपल्स। अच्छे एग्जांपल्स पर भी धीरे धीरे हम लोग जाएं। मान लो कि इस तरीके का है, अच्छे से देखना, H2SO3 और H2SO4, नहीं, एनहाइड्राइड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। H2SO3 का एनहाइड्राइड क्या होता है, SO2 +4 में, और H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होता है, SO3 +6 में। अब तो ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग अच्छे से। H2SO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा, SO2 होगा ना रे, +4 में, वाटर निकाल लो H2O तो SO2, और इसका SO3। तो क्या कौन से मेथड से बनेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए एसिडिक बढ़ जाएगा। तो ये कि ये बेसिक एग्जांपल्स। अब क्या करें, तो पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे ऑक्सी एसिड्स को एक साथ लेते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल का, और तब करके देखते हैं, मजा आएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का, गेट इट फास्ट, एकदम तेजी से। आइए, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखें। 1A 2A तो मेटेलिक ग्रुप है, तो इनका हाइड्रोक्साइड तो बेसिक होगा, ध्यान से। तो बाकी ग्रुप से लेते हैं हम लोग, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ठीक है। +3 में बनाए, इसका +4 में बनाओ। देखो एक साथ 11 12 दोनों का हम लोग कर रहे हैं, जैसा कॉम्पिटिटिव में आता है। तो क्या लिखोगे, ऑक्साइड B2O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, N2O5,
ऑक्सीजन तो +6 शो नहीं करता है और ना फ्लोरीन करता। अब इनका एसिड भी बना लो, H3BO3 +3 में ही CO2 जोड़ दो, H2O जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा जी, H2CO3। H2O जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, HNO3। इसके बाद बोरॉन के नीचे आ जाएगा एल्यूमिनियम Al2O3, इसका हाइड्रोक्साइड Al। सही है, देखते जाओ, मेटल वाला है, एम्फोटेरिक है ये। ठीक से, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, इसमें 2 मोल वाटर हमने जोड़ना सिखाया था, H4SiO4। फास्फोरस हमने 3 मोल वाटर जोड़ना सिखाया, सल्फर +6 में SO3, तो क्या बन जाएगा एसिड, बोलो, H2SO4 ना, और क्लोरीन Cl2O7 क्या बन जाएगा एसिड, HClO4। नीचे और भी ले सकते हैं एग्जांपल, आप लेना चाहें तो कोई मना ही नहीं है, नीचे वाले ग्रुप में भी आ सकते हैं, लेकिन वैसी कोई जरूरत नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ किधर होगा, राइट की लेफ्ट, ऑक्सी में आपने पढ़ा है राइट, और अप की डाउन आपने पढ़ा है अप। जैसे और ग्रुप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, जैसे H3ASO4, H2SeO4, इस तरह से और चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन काम का नहीं है, काम का यही 2 पीरियड आपके सिलेबस में रहे तो ज्यादा बेटर। ठीक से देखिए, तो इतने दूर का एसिडिक स्ट्रेंथ लगाए, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, HClO4 ना, एनहाइड्राइड के फॉर्म में लिखो तो Cl2O7, देन आफ्टर H2SO4, एनहाइड्राइड के फॉर्म में लिखो तो SO3, उसके बाद H3PO4, सॉरी ऊपर ना N2O5, तो HNO3, एनहाइड्राइड के फॉर्म में लिखो तो N2O5, देखना है, उसके बाद कौन आएगा, H3PO4 आएगा ना, एनहाइड्राइड में P2O5, इसके बाद कौन आएगा, H2CO3, एनहाइड्राइड में लिखोगे तो CO2, इसके बाद कौन आएगा, SiO2 का H4SiO4, एनहाइड्राइड लिखोगे तो SiO2, इसके बाद क्या आएगा, B2O3 का H3BO3, एनहाइड्राइड लिखोगे तो B2O3, और सबसे पीछे आएगा AlOH3 एम्फोटेरिक, एनहाइड्राइड लिखोगे तो Al2O3। ये कहां तक क्लियर होगा मामला, इसमें तो कुछ है नहीं, राइट और अप लिया हमने, और सब ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 1A 2A को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बेसिक है, अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो वो और पीछे आ जाएगा, तो लिखते ही नहीं है, बेस एम्फोटेरिक के बाद उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। देखिए मेरी बात को अच्छे से सीखें, ठीक से देखें, ये जो बेटा आपका 3 एसिड टॉप का है, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाएगा, क्या बोलोगे इसको दोस्त, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और बाकी एसिड्स ये सब वीक एसिड्स के नाम से जाने जाएंगे। सर स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या अंतर है, पहली बात, स्ट्रॉन्ग और वीक में ये बिल्कुल अंतर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाला कोरोसिव होता है, खतरनाक होता है, डैमेज होता है, और वीक वाला डैमेजिंग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग वाला खराब कर देता है, स्किन को, चमड़ा को कुरेद देता है, ठीक है, और वीक वाला ये काम नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड आपके अंदर में, शरीर के अंदर बनते हैं और आप उसको झेलते हैं, और कुछ वीक एसिड ऐसे हैं जिसमें उंगली डुबो दो तो उंगली गायब हो जाए, उंगली भी गल जाए, उसमें डिसॉल्व कर जाए कोई भी चीज, ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं है। हाँ, जनरली ऐसा है कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कोरोसिव है, लेकिन ऐसा डेफिनेट नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव ही होगा। कोरोसिव मतलब खराब करने वाला, जो डालो तो कुरेद दे, खराब कर दे, जिसको बोलते हैं कि तेजाब से जल जाना, वो टाइप की चीजें सामान्य तौर पे होती है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है।
ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, HCl कोरोसिव है, लेकिन HCl फिर भी आपके एब्डोमिनल पेट बहुत ही पाया जाता है। HF, लेकिन HF वीक एसिड, लेकिन HF में अगर आप, हमने आपको कई बार बोला है कि HF में अगर आप उंगली डुबोगे तो आपकी फिंगर गल जाएगी, जल जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे वीक एसिड्स आप, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी आप खाते पीते हैं, वो सब में चीजों में आते जाते रहती है, तो वो क्लासिफिकेशन का नजरिया नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या होगा, मेरी बातों को समझे, ध्यान से देखें। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले तो इसमें क्या होगा, मान लो Cl2O7 आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल का जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH था, सॉरी CSOH था, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ये मतलब नहीं हुआ कि सारे कंपाउंड में स्ट्रॉन्गेस्ट, पीरियोडिक टेबल का मतलब हुआ कि सिंपल जब आप ट्रेंड करते हैं तो उसमें बात कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि जितना भी एसिड नोन है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब हुआ कि जो आप सिंपल चीजें बना रहे हैं, एलिमेंट का सिंपल हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए, बाकी तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, इससे काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, तो Cl2O7 उसका एनहाइड्राइड लिया, अगर आप वाटर में डालेंगे तो H2Cl आधा मोल ले लो, तो क्या बन गया, HClO4। ध्यान से, 100% हाइड्रोलिसिस होगा। क्या मतलब हुआ सर, मतलब ये हुआ बेटा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि ये वाटर में जाने पर 100% आयोनाइजेशन में जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो 100% आयोनाइजेशन, मतलब सारा का सारा H+ और ClO4- देगा। मेरी बात को अच्छे से आप समझे होंगे। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका आयोनाइजेशन 100% होगा, मतलब अगर ये वीक एसिड होता तो ये आयोनाइजेशन कम होता, ये सारा H+ नहीं देता। मतलब सारा का क्या मतलब हुआ, 100 मॉलिक्यूल एसिड है अगर, तो 40 देता, 30 देता, 20 देता, जितना कमजोर हो उतना कम देता, 10 देता, 5 देता, और 95, 90, 60, 50 उसी तरीके से पड़ा रहता, वो H+ देता भी नहीं। और स्ट्रॉन्ग में क्या है, सारा का सारा H+ कन्वर्ट किया, मतलब इसमें यहां से यहां में कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम अटेनिंग, अटेन करना, प्राप्त करना। वाइल वहीं पर अगर आप बेटा कोई वीक एसिड लोगे, ठीक है, मान लो आपने लिया CO2, तो CO2 पर पानी डालो, तो CO2 स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली, तो वीकली एसिडिक है, तो इसका जो है, इसीलिए हाइड्रोलिसिस भी सफिशिएंट नहीं होगा, इनसफिशिएंट हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, कुछ का हाइड्रोलिसिस होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स वैसे ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है, वीक है, कमजोर है। अब कैसे अच्छे स्टूडेंट और कमजोर स्टूडेंट में क्या फर्क है, पूरा दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग तो उसके पास भी वो नहीं लगा रहा है। तो आ जाओ, क्या बन गया, H2CO3। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, पानी में जाने पर ये H+ रिलीज करेगा, एक किया और एक रखा, वो भी सारा नहीं, अगर मान लो ये 100 था तो ये 70-75 आया, अब ये 70-75 है तो इसमें से भी ये H+ जो है वो 50-60 दिया, और अगला एक H+ और देना है, नहीं देना है, HCO3, तो फिर H+ और CO3 डबल माइनस, ये भी अब 10-20 दिया, मतलब यहां से यहां कंप्लीट इक्विलिब्रियम अटेनिंग, इक्विलिब्रियम अटेन्ड, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो जब भी वीक एसिड या वीक बेस होगा तो वहां पर हमें कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा, 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 100% आयोनाइजेशन होगा। तो आपका जो जेई एडवांस्ड मेन नीट का सिलेबस है, इसमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है, कम चीजें पढ़नी है, आप खुशनसीब है इस मामले में, कम चीजें पढ़नी है आपको, तो लिमिटेड एसिड्स के बारे में जानिए, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो पहले ऑक्सी में हमने आपको 3 एसिड को समझाया कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा आप वीक बोलेंगे ऑक्सी में, फिलहाल कौन 3, HClO4,
H2SO4 और एक HNO3, तीन को हमने ऑक्सी में सिखाया, ये तीन स्ट्रॉन्ग है। 7A से एक HClO4, 6A से एक H2SO4 और 5A से एक HNO3, ऑक्सी तीन। ठीक है, बेस में हमने बात नहीं करी है, बेस का भी हम अगले पेज में लिख दे रहे हैं आपको, हमने स्ट्रॉन्ग और वीक में दिखाया। जानते हो ये IIT 2006 का बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स का। 2006 IIT, 2006 IIT डेफिनेटली आपके डेट ऑफ बर्थ के आसपास है, लेकिन IIT के क्वेश्चन पुराने नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उसको उठा करके नीट मेडिकल वाले तो जो पूछते हैं उससे सीनियर क्लासेस वाले लोग भी पूछते हैं कंपटीशन में। जैसे IIT जैम का एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन होता है कि IIT में जैसे आप एक बार बीटेक से IIT कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं IIT से +2 के बाद, तो वैसे ही अगर आपने सिंपल कहीं से ग्रेजुएशन कर लिया तो मास्टर करने के लिए, MSc करने के लिए आप IIT जैम से कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहां से भी IIT में आप एंट्री ले सकते हैं, गेट के थ्रू आप IIT में एंट्री ले सकते हैं, PhD के थ्रू आप IIT में एंट्री ले सकते हैं। तो ऊपर के भी कॉम्पिटिशन्स में ये सब IIT के क्वेश्चंस पूछते हैं, IIT ऐसे नहीं होता है। जेईई एडवांस्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस आज भी आप देखेंगे, JRF वाले बच्चे लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग उसको हल्के में लेते हैं, वो सोचते हैं ये +2 बेस्ड कंपटीशन है। जी नहीं, जेईई एडवांस्ड का जो IIT जेईई का कोर क्वेश्चन है, वो लेवल तो उस जो टॉपिक किसी का भी कॉमन है, वो IIT से टफ कोई नहीं पूछता है। अगर मान लो कोई टॉपिक कॉमन है, ठीक है, यूपीएससी वालों ने भी पूछा, यूपीएससी आप जानते हो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम होता है, IAS जिससे बनते हैं लोग, तो यूपीएससी वाला भी एग्जाम होता है, JRF वाला भी एग्जाम होता है, वो MSc पास बच्चे देते हैं। लेकिन उन लोगों का भी अगर कोई टॉपिक कॉमन है, IIT का भी सिलेबस और उन सब का सिलेबस में वो कॉमन, तो जेईई एडवांस्ड का लेवल कोई नहीं पूछता। जेईई एडवांस्ड अलग चीज है, IIT अलग चीज है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो है, ये जेईई मेन और नीट के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, और इससे आपको 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जेईई मेन में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम कर दिया, खैर नीट वालों को तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन जेईई एडवांस्ड में इससे क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन होता क्या है, ये बेस है, ये आधार है जेईई एडवांस्ड के आगे के क्वेश्चन के। तो उम्मीद है आज हमने आपको अभी तक जो समझा ये आप समझे होंगे। ये IIT में 2006 में पूछा था, मैं अगले पेज में इस क्वेश्चन को लिख भी देता हूं कि IIT ने क्या पूछा था। स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में है दोस्तों। अब इस पेज में हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को पहले जो हमने लिखा था वो मैं लिख लूं, देखो ध्यान से। CO2 is excessively saturated in water. ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम फाउंड। पहला H2CO3 only, दूसरा H2CO3 and CO2, तीसरा H2CO3 CO2 and कार्बोनेट, और चौथा H2CO3 CO2 HCO3 माइनस और CO3 डबल माइनस। ये क्वेश्चन है IIT 2006 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। CO2 को एक्सेसिवली सैचुरेट किया हमने, मतलब CO2 जितना ले सकता था उतना हमने वाटर में डाला, जी भर के हमने CO2 को वाटर में डाला। तो क्या क्या चीजें इक्विलिब्रियम पर आएंगी? तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो इसका बनाते होंगे CO2 + H2O सीधा H2CO3 कर देते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया, चूंकि वो वीक एसिड है तो CO2 भी रहेगा, H2CO3 भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा, HCO3 माइनस भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा और CO3 डबल माइनस भी रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? ऑल डी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे मान लो कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रा हालांकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है, फिर भी मान लो, तो अगर आप इसका वाटर में देंगे तो 100% आयोनाइजेशन होगा, 100% आयोनाइजेशन होगा। मेरी बात को अच्छे से देखोगे, मतलब सारा का सारा 100 मॉलिक्यूल अगर लेते हो तो 100 का 100 इसमें जाएगा। लेकिन बट
वहीं पर मान लो अगर आपने H2S ले लिया तो H2S वीक एसिड है, हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी देख लो। तो ये पहले तो वाटर में जाकर के एक H+ रिलीज करेगा, HS माइनस, अब फिर वाटर में जाके फिर इक्विलिब्रियम पर S डबल माइनस जोड़े H माइनस H+, मतलब इक्विलिब्रियम पर सारी चीजें रहेंगी, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट सब कुछ रहेगा। क्या सब? एक H2S भी, एक HS माइनस भी और एक S डबल माइनस भी। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आई होगी कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, ये वीक वाले के लिए, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस पर बात कर लो, स्ट्रॉन्ग बेसेस कौन कौन है? जैसे बेसेस में आपने क्या लिया था, लेफ्ट एंड डाउन लिया, याद करो, XOH लेफ्ट एंड डाउन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका कौन था? LiOH से जाके CSOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस था। तो इस बार स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होगा? S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स, S ब्लॉक के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसेज। समझ में आया? एक्सेप्ट दो को छोड़ के, एक BuH होल 2 एंड MgOH होल 2, बाकी सारा बेस बेटा वीक होगा। तो यहां भी वही हिसाब किताब होगा। क्या? अगर आप ध्यान से CaOH होल 2 लेते हो और आपने पानी में डाला तो 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा, 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। और ये किसमें कन्वर्ट कर गया? Ca2+ जो 2OH माइनस। लेकिन वहीं पर अगर कोई वीक ले लो, जैसे इसी के ग्रुप का ले लो MgOH होल 2, आपने क्या पढ़ा? ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, अभी अभी हमने बताया। तो अगर इसको वाटर में डालोगे तो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम लेगा, एक OH माइनस रिलीज करेगा, तो क्या बचेगा? MgOH पर प्लस बचेगा ना रे, 2+1 माइनस, जोर OH माइनस, फिर ये एक OH माइनस रिलीज करेगा, तो क्या बनेगा? Mg पर 2+ जोर OH माइनस, यहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाले में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है आपको यह जानना बेहद जरूरी है। हमने क्या बोला? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ऑक्सी में 3 एसिड आपको सिखाया, कौन कौन? 7SHClO4, 6SH2SO4 और 5SHNO3। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमने सिखाया S ब्लॉक का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड छोड़ के। क्लियर है चीजें? अच्छे से आपने सीखा होगा। तो चलिए जल्दी से आप इस पिक्चर को, पेज को कवर करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले पेज में आता हूं, फिर और चीजें एग्जांपल करता हूं। तीन एसिड को ऑक्सी में आप स्ट्रॉन्ग एसिड के एरिया में रख रहे हैं। कौन कौन 3 एसिड? एक HClO4, दूसरा H2SO4 और तीसरा HNO3। ये तीन को नहीं, और बेस में स्ट्रॉन्ग में क्या क्या रख रहे हैं? S ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले का छोड़ के। हमने ये क्लियर किया हुआ, अच्छे से सीखे। कोई दिक्कत है तो हम लोग उस पर बात करेंगे, फिर डाउट भी क्लियर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये ले फिर से HClO4 अभी अभी आपने किया है, HClO2, HClO3, HClO2 और HOCl। इसमें किधर की ओर एसिडिक स्ट्रेंथ जाएगा? जरा अच्छे से सोचे, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किधर जाएगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जाएगा डेफिनेटली +1, +3, +5, सॉरी 2 बार लिखा गया और यहां 4 ले लो, और +7, ठीक है, ऊपर के तरफ बढ़ेगा। अब जरा सोचो, ये अभी अभी आपने पढ़ा वेरी स्ट्रॉन्ग, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग, और 3 एसिड स्ट्रॉन्ग में आपने सीखा, एक HClO4, एक H2SO4, एक HNO3, सीखा ना? अब चलो, यदि ये वेरी स्ट्रॉन्ग है तो जस्ट नीचे वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का है,
तो क्या ये वीक हो जाएगा? हाँ, वीक हो जाएगा। ये जब बहुत स्ट्रांग है तो जस्ट निचला ऑक्सीडेशन स्टेट वीक हो जाएगा? जी नहीं, इसको भी आप एसिड ही बोलेंगे। अच्छे से देखो, हाँ, अब ये कमजोर होते जाएगा, ये स्ट्रांग नहीं होगा, ये माइल्ड स्ट्रेंथ होगा। माइल्ड बोलते हैं ठीक ठाक स्ट्रेंथ होगा, कुछ ज्यादा नहीं, स्ट्रांग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आते आते वीक हो जाएगा। हाइपोक्लोरस एसिड वीक एसिड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे अभी आपने किया H2SO4 स्ट्रांग है HNO3 से, सॉरी H2SO3 से, ये +6 है और आपने पढ़ा ये स्ट्रांग एसिड है, तो इसको आप माइल्ड स्ट्रेंथ का बोलेंगे, नहीं माइल्ड स्ट्रेंथ का। यही सब कुछ IIT एडवांस, जेई एडवांस्ड वाली चीजें हो गई, ये माइल्ड स्ट्रेंथ का हुआ। जैसे अगर मान लो आपने ये किया HNO3, अब स्ट्रांग में सबसे कमजोर वाला स्ट्रांग एसिड है, तो जो इससे ठीक पिछला HNO2 लिखेंगे आप +3 में, ये +5 में था, इसको क्या बोलेंगे? इस बार इसको वीक एसिड बोलेंगे। समझ में आया होगा आपको बेटा? इस बार इसको क्या बोलोगे? वीक एसिड बोलोगे। एक EIEEE जेईई मेन 2004 में एक क्वेश्चन था, SiO2 और SO2 का कंपैरिजन था, SiO2 और SO2 का। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट तभी लगाते हैं जब, ऑक्सीडेशन स्टेट तभी लगाते हैं जब दोनों सेम सेंट्रल एटम का हो, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगाते हैं। तो SiO2 और SO2 देखो, यहां तो ये +4 है और ये भी +4 है, लेकिन ये 4A से है और ये 6A से है। आप ही सोचे, SO2 तो H2SO3 का एनहाइड्राइड है, सोचे अच्छे से। H2SO4 को आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे, H2SO3 माइल्ड स्ट्रेंथ हुआ, तो ये माइल्ड स्ट्रेंथ और SiO2 तो 4A ग्रुप का है, ये वीक एसिड है। तो अब आप फैसला करें कौन ज्यादा हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंक्रीज कर गया इसमें एसिडिक, क्योंकि ये क्या था? माइल्ड स्ट्रेंथ का, और उसके बारे में हमने क्या बोला? वीक बोला हमने। तो इस तरह से कंपटीशन में खूब क्वेश्चन आते हैं। IIT 2002 में CO2, CuO, H2O, इसमें एसिडिक पूछा था। तो जाहिर सी बात है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, मेटल ऑक्साइड है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा? CO2, फिर न्यूट्रल होगा, और सबसे पीछे कौन होगा? बेसिक। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं लूं PbO और PbO2, ये भी एम्फोटेरिक है बेटा, नहीं अरे, और ये भी एम्फोटेरिक है, क्योंकि आपने क्या सीखा है? जितने भी ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स है, किसके किसके याद करो? एल्यूमिनियम, गैलियम, टीन, लेड, बेरिलियम एंड जिंक, इनके सारे ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से ये +2 है, ये +4 है, तो एसिडिक इसका ज्यादा होगा। ध्यान से देखो, तो PbO भी एम्फोटेरिक, PbO2 भी एम्फोटेरिक, लेकिन फर्क क्या है? ये बेसिक ज्यादा होगा और ये एसिडिक ज्यादा होगा। मोर बेसिक, लेस एसिडिक नहीं, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़ गया तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा और लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां पे किया हमने। FeOH2, FeOH3, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? +2, हालांकि दोनों बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक भी नहीं है, तो इधर जाने पर होगा एसिडिक, होगा ना। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, MnO, MnO2, Mn2O7, जरा अच्छे से देखो, बढ़िया एग्जांपल ले रहे हैं। तीनों मेटल ऑक्साइड्स हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ध्यान से देखते जा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को भी जरा गौर से देखो,
+2 से +4 और +7। तो आप क्या पढ़े? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। MnO स्ट्रांगली बेसिक कि वीकली बेसिक? याद करो, सोचो। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड वीकली बेसिक है। तो ये वीकली बेसिक है, वीक बेस। लेकिन वीक बेस में अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिड का कैरेक्टर आएगा, इसीलिए ये एम्फोटेरिक हो गया। जबकि एम्फोटेरिक के लिस्ट में हमने इसको नहीं पढ़ाया था। एम्फोटेरिक के लिस्ट में MnO2 नहीं पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था? ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड। याद करो, लिखे थे वहां पर एंड सम अदर ऑक्साइड्स ऑल्सो। एक्चुअली ये यही था। लेकिन मैग्नीज के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है। मैग्नीज के MnO तो बेसिक है, ये तो इंटरमीडिएट हाई, थोड़ा अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट आने के कारण एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसलिए बेस से उसमें एम्फोटेरिक आया। तो सर इसका मतलब जब 5 हो जाए, 6 हो जाए तो एम्फोटेरिक से एसिड हो जाएगा? जी हां। तो सर 7 में क्या होगा? भाई साहब वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक है ये। कितना स्ट्रॉन्ग सर? अरे बहुत, इतना स्ट्रॉन्ग कि आपका Mn2O7 H2SO4 से भी काफी ज्यादा एसिडिक है। सोचो, तो मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, एम्फोटेरिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो क्यों ना हम नेक्स्ट पेज में इसी टॉपिक को, इसी मुद्दे को उठाएं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक स्ट्रेंथ पर कैसे फर्क पड़ता है। तो आप जल्दी से इस पेज को कैप्चर करें, नेक्स्ट पेज में हम आपको मेटल ऑक्साइड का करिश्मा दिखाते हैं। जल्दी। जी दोस्तों, आइए अब मैं करके दिखा रहा हूं नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ध्यान से, चूंकि वहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए एस ब्लॉक का नहीं कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक का कर रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपने लिया यहां स्कैंडियम, यहां टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और यहां हमने ले लिया मैग्नीज। ध्यान से, तो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे होते हैं। +2 स्कैंडियम +3 शो करता है, एक्चुअली स्कैंडियम +2 शो नहीं करता है, और टिटेनियम 4 तक शो करता है, वैनेडियम तो 5 तक करेगा, और क्रोमियम तो 6 तक करेगा, और मैग्नीज तो 7 तक करेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर से ये डिसाइड हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमने आपको पढ़ाया है। फिर डी की एनर्जी क्लोज होती है, इसीलिए एस के साथ साथ डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। अलग बात है कि स्कैंडियम का +2 नहीं होता है। चलो अच्छा, अब सब में स्कैंड ऑक्साइड बनाओ, जैसे TiO, CrO, MnO। 3 में बना लो Sc2O3, 3 में बनाया हमने, धीरे धीरे बना लो Cr2O3। 4 में बना लो TiO2, जो इंपॉर्टेंट है वही बना रहा हूं। 4 में और बनाना चाहते हो CrO2, MnO2। 5 में बना लो जैसे V2O5। 6 में बना लो जैसे CrO3 हो जाएगा ना रे 6 में, और 7 में जैसे बनाओगे तो Mn2O7। मेरी बातों को समझे। राइट साइड जाने पर अगर मैं बात करूं, मान लो राइट गए अपन, तो R+ साइज घटता है, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। कोई शक नहीं है, हमने पढ़ा भी है बेसिक स्ट्रेंथ में, अच्छे से किया हमने, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों का किया, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब आ जाओ
लेकिन जैसे जैसे आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा आपका, वैसे वैसे बेटा कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ध्यान से देख, तो सबके बारे में लिखना है कि वो किस नेचर का होगा। तो ये बेसिक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो सर कौन सी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बेसिक है सब। एक्चुअली बेटा ऑक्सीडेशन नंबर लो है, इसीलिए बेसिक बोल रहे हैं। अब देखो, जब +3 पे आओगे तो लेफ्ट साइड बेसिक ज्यादा है, राइट साइड एसिडिक ज्यादा है। तो लेफ्ट बेसिक ज्यादा है, तो ये बेसिक है अभी। लेकिन राइट साइड बेसिक घट रहा है, तो धीरे धीरे ये एम्फोटेरिक हो गया। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही बात कर रहे हैं। राइट जाने पर चूंकि धीरे धीरे साइज घटने से बेसिक कम और एसिडिक ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये तो बेसिक है, लेकिन ये वाला एम्फोटेरिक हो गया। अब और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और एसिडिक बढ़ गया, इसीलिए TiO2+4 वाला शुरू से ही एम्फोटेरिक हो गया। राइट जाने पर एम्फोटेरिक बेसिक घट रहा है, एसिडिक बढ़ रहा है। अभी भी 4 में एम्फोटेरिक है, 5 में जाकर के वीकली एसिडिक हो गया। मेरी बात को अच्छे से समझे। हालांकि कहीं कहीं इसको एम्फोटेरिक भी बोला जाता है। 6 में जाकर के अब स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। 6 में जाके अब स्ट्रांगली एसिडिक, और 7 में सर, 7 में बेटा वेरी स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। मेरी बात को अच्छे से देख, 7 में जाकर के ये वेरी स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आप यहां पे इस चीज को देखें कि किस तरीके से मेटल ऑक्साइड के नेचर ने अपना रंग बदला है। देखो ठीक से, हमने बोला, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, +2 में सब बेसिक, ठीक है। राइट साइड जाने पर बेसिक कम हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो बेसिक। +3 में फिर लेफ्ट जाने पर बेसिक ज्यादा, राइट जाने पर एसिडिक ज्यादा। तो Sc2O3 तो बेसिक है, बट राइट साइड जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे एम्फोटेरिक हो गया। +4 में सारा एम्फोटेरिक रह गया, और +5 में आके धीरे धीरे अब ये एसिड का कैरेक्टर आने लगा। 6 में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और 7 में वेरी स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। तो देखो कितना बढ़िया चीज आपने ड्रॉ किया, और ये 12th का एरिया है चूंकि डी ब्लॉक। तो आप बोल सकते हैं, सो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर की बात करें, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ध्यान से, ये बेसिक भी होता है कब? इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। ये एम्फोटेरिक भी होता है कब? जब इंटरमीडिएट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इंटरमीडिएट मतलब ठीक ठाक, बीच का। तो इंटरमीडिएट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तब वो एम्फोटेरिक होने लगता है। नहीं, जैसे एग्जांपल में TiO2, MnO2, Cr2O3, नहीं, और ये एसिडिक भी होने लगता है कब? जब काफी इन वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स के काफी ज्यादा हो जाए। जैसे एग्जांपल में V2O5, CrO3 और Mn2O7। हालांकि V2O5 को कहीं कहीं एम्फोटेरिक लिखा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया वीकली एसिडिक है, कहीं कहीं उसको एम्फोटेरिक भी। तो कितनी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी कि मेटल ऑक्साइड बेसिक जो यूजुअली है तो है, बट एम्फोटेरिक भी हो सकता है और एसिडिक भी। मतलब ध्यान से सुनो, मतलब स्कैंडियम का ऑक्साइड Sc2O3 ये बेस है, तो इसको अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो बेस बेस नो रिएक्शन। लेकिन अगर इसको आप एसिड से कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। लेकिन Cr2O3 जो एम्फोटेरिक हो गया, Cr2O3, इसको अगर आप एसिड से कराएंगे तो भी रिएक्ट करेगा, और बेस NaOH से कराएंगे तो भी रिएक्ट करेगा। तो कितनी अच्छी चीज हमने बताई आपको।
और CrO3 एसिड हो गया, ये तो बेस से बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से आइडिया दिया और ट्रांजिशन मेटल्स का नेचर बताया। आप पढ़ रहे हैं डीप पी ब्लॉक, डीप डी ब्लॉक, और एस ब्लॉक रिलेटिवली इसमें कम है इस टॉपिक में। अगले लेक्चर जो हमारा इसमें आने वाला है, फोर्थ लेक्चर यूनिट 3 का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स का रिएक्शंस आपको हम करवा के दिखाएंगे किस तरीके से ये चीजें होती है, जो बहुत अच्छा एरिया होगा। इस टॉपिक का वो जो चौथा है लेक्चर जो होगा, वो लेक्चर एक्चुअली जेई एडवांस्ड के लिए मेनली होगा। जेई मेन और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई मेन और नीट में क्वेश्चन कम आते हैं, और जब आते हैं तो किसी से नहीं बनता है, जो उसको पढ़ा होता है उसी से वो बनेगा। तो जेई मेन और नीट का वो अपेक्स हो गया, और जेई एडवांस्ड का कोर हो गया वो अगला लेक्चर जो हम लोग लेने वाले हैं इस टॉपिक का। तो एसिड बेस स्ट्रेंथ एनहाइड्राइड्स को आप रिवाइज कर लें, नोट्स बना ले दोस्तों, और अच्छे से जी लगा के पढ़ाई करें, और ऑनलाइन की पढ़ाई को बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से खुद को एक गार्जियनशिप में ढाल करके पढ़ाई करें। आपके मोबाइल फोन पर बाकी इसी सीन के वजह से ये मूवी फल्ला मूवी हिट हुई, ये वीडियो आते जाते रहता, आप चाहें तो इसको ड्रॉप करके वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपका करियर बनाएगा, आपकी जिंदगी बनाएगी, आपके लिए एक मोटिवेशन लाएगा, सब कुछ आपका यही चीज है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।